हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 यानी कि AIB 19 जो भी हो चुका है 22 दिसंबर 2024 को, इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, चाहे वो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे कट ऑफ से हो, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो, या फिर चाहे ऑब्जेक्शन से रिलेटेड हो, जो भी डाउट है या फिर आपके OMR मिस्टेक से रिलेटेड हो, सारे डाउट एक ही वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। अब आपका एग्ज़ाम तो हो चुका है। अब 28 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी है। उसके बाद जो सवाल डाउट क्रिएट कर रहे थे उनके भी जवाब दे दिए हैं। तो ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हो चुका है। ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा कि सर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। सभी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, आप सभी गुमराह हो रहे हो। एक बात दिमाग में रखो कि अगर ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे कैंडिडेट हैं, अगर एक स्टूडेंट भी, एक कैंडिडेट भी अगर सवालों पर ऑब्जेक्शन रेज करता है तब भी वो सवाल डिलीट होंगे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर ऑब्जेक्शन रेज का मतलब ही क्या होता है कि गलत सवाल डाला है और अगर वो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है उस पर किसी कैंडिडेट के द्वारा और उसने सही ऑब्जेक्शन किया है तो फिर सवाल डिलीट होने ही हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये फ़ीस है, या फिर मान लो कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 500 रुपये फ़ीस है, कैसे करें। मैं मानता हूँ ना कैसे करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीस कर रखी है। 500 रुपये कोई फ़ीस थोड़ी होती है ऑब्जेक्शन रेज करने की। और बोला गया है कि ऑब्जेक्शन सही है तो रिफ़ंड हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये रिफ़ंड और 100 रुपये आपके कटेंगे। तो पैसों की तो खेती होती नहीं है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिमाग में यही है कि पैसों की खेती होती है। चलो आज की वीडियो में पूरा क्लियर करते हैं इस सिनेरियो को। सवाल जिन पर ऑब्जेक्शन रेज होगा और डिलीट होंगे, चांसेस पूरे पूरे बन रहे डिलीट होने के। क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए हिंदी का, मेरे पास में सेट ए है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा डिलीट होगा। अगर एक भी ऑब्जेक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया से, एक ऑब्जेक्शन भी होता है तब भी पूरा क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि ये जो पहला क्लॉज दे रखा है ये अपने आप में गलत है, दूसरा क्लॉज भी गलत है, यानी कि ये सही है और ये सही है, पर ये दोनों ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये सवाल डिलीट होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन सा सवाल डायरेक्ट डिलीट होगा। कुछ सवालों के आंसर चेंज होंगे, कुछ सवालों के आंसर चेंज होंगे, कुछ सवाल डिलीट होंगे। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये 76 क्वेश्चन नंबर 76 सेट ए हिंदी का, अब ये जो सवाल है ये पूरा डिलीट होगा। पूरा डिलीट होना यानी कि ये पूरा डिलीट होगा कंप्लीटली। यानी कि ये जो पूछा गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में नियोक्ता की परिभाषा क्या है एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर में सभी आते हैं। कारखाने का अधिभोगी भी आता है, ठेकेदार भी आता है, मैनेजर भी आता है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी आता है। तो चारों ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं। तो ये दो सवाल तो आप मान के चलो डिलीट होंगे। अगर एक कैंडिडेट भी ऑब्जेक्शन करता है तब भी डिलीट होगा। आप कह रहे हो कमेंट में ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ करो, ये मैंडेटरी नहीं है। जो ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हुआ है, अब आपकी इच्छा है तो करो, अदरवाइज आप मत करो। लेकिन मान के चलो कि ऑल ओवर इंडिया इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है और पूरे देश से कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आए थे और एग्ज़ाम दिया है, तो कोई ना कोई ज़रूर ऑब्जेक्शन करेगा, ये सवाल डिलीट होने ही हैं। उसके बाद ये जो सवाल है 93, ये भी हो सकता है कि इस पर आंसर चेंज कर दें या डिलीट कर दें, लेकिन ये जो दो कन्फर्म है डिलीट होने ही हैं। उसके बाद ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 52 हिंदू मैरिज एक्ट का है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर चेंज हो सकता है, या फिर दोनों ही आंसर अलाउ कर दें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो AIB 18 की इन्होंने आंसर की जारी की थी, रिवाइज आंसर की, उसमें उन्होंने क्या किया था, कुछ सवालों को डिलीट किया था, कुछ का आंसर चेंज किया था। वैसे हो सकता है। देखो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद फाइनल आंसर की यानी कि रिवाइज आंसर की कुछ इस प्रकार से आएगी। जो AIB 19 की अभी ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है, विंडो बंद होने के बाद फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी फाइनल आंसर की जारी करेगा। ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसमें आंसर चेंज हुए हैं, इसमें आंसर चेंज किए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दौरान। अब और आगे देखोगे तो ये विड्रॉ लिखा हुआ है यानी कि हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। तो अब आपके डाउट क्लियर हो गए, यानी कि कुछ सवाल जाएंगे विड्रॉ में, कुछ सवालों के आंसर चेंज होंगे। तो मान के चलो कम से कम 5 या 7 सवाल आप अभी ऑब्जेक्शन नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। ऑब्जेक्शन जरूर रेज होंगे, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्शन रेज होंगे ही, ठीक है, ये आप मान के चलो। अब देखो दूसरा जो आपके डाउट है वो OMR शीट से लेकर के हैं, वो पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। आपके सवाल मैंने आपको बता दिए कौन से विड्रॉ होंगे। अब एक डाउट और है, बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के लिए क्या होगा। पहले तो समझ लो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट होता क्या है, ये समझ लो पहले। बॉर्डर लाइन स्टूडेंट का मतलब हो गया कि वे स्टूडेंट जिनकी कट ऑफ जनरल OBC हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, यानी कि 45% और 40%। अब क्या करना था, इनके आ रहे 44, इनके आ रहे 39, 38, 43, 42। अब ये जो कैटेगरी है ये बॉर्डर लाइन वाली कैटेगरी है, यानी कि पास होने के बिल्कुल करीब हैं। तो इनका क्या चांस बनेगा क्लियर होने का। देखो पहली बार में क्या है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपका ये डाउट तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि 45% आपको लाने ही हैं पास होने के लिए। अगर आप नहीं लाते हो तो बिल्कुल आप फेल हो, ठीक है। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो एक चांस है, बन रहा है कि क्या पता 1 नंबर बढ़ जाए आंसर, जब रिवाइज आंसर किया है तब आपका नंबर बढ़ जाए, तो ये चांस है। और क्या पता रिजल्ट के समय रीचेकिंग कराने जाएंगे तब आंसर बढ़ जाएगा, क्वेश्चन रिजल्ट हो सकता है आंसर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, तो वहाँ पर चांसेस हैं आपके क्लियर होने के AIB के। नहीं तो सीधा सीधा दे रखा है कि 45% जनरल OBC हैं तो लाने ही हैं 100 में से, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो 40% लाने ही हैं। ये मिनिमम मार्क्स से पास होने के लिए। अगर ये भी आप नहीं ला रहे हो तो फिर आप रह जाओगे 1 या 2 नंबर से। ये डाउट आपके क्लियर। अब एक और बात मेरे को आपको बतानी है कि जब ऑब्जेक्शन रेज करवाए गए और ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पैसे भी ले रही है ऑब्जेक्शन करवाने के कैंडिडेट से। अब उनको ये नहीं पता कि कैंडिडेट कहाँ से आता है, मिडिल क्लास से है या बिलो मिडिल क्लास से है, कहाँ से है, ये नहीं पता। 500 रुपये दो, हमारे तो पैसे चाहिए सिर्फ, ये नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज, गलती आपकी, एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से पैसे भी ले रहे हो स्टूडेंट से, यानी कि BCA क्या कर रही है, गलत सवाल डाल रही है, ऊपर से पैसे और ले रही है ऑब्जेक्शन के। ये तो एक तरह से मनमाना आचरण हो गया ना, तो ये गलत है। पहली बात तो ये गलत है। अब अगर ये करता है BCA कि अगर ऑब्जेक्शन करवाने के, हालांकि वो करती आ रही है, अभी तक किसी ने आवाज़ उठाई नहीं है, लेकिन ये इस बार आपके हाथ में है। आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट हो, आप चाहो तो एक मेल के जरिए एकता में शक्ति होती। आप चाहो तो जो क्वेश्चंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगर डिलीट करता है, विड्रॉ करता है ऑब्जेक्शन के बाद, ऑब्जेक्शन के पैसे लिए और ऑब्जेक्शन सही होता है तो उसके ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। अगर आप एक मेल करते हो ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट, तो 5 सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और 5 नंबर मिल गए तो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट सारे पास हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको लॉफुल मैनर में आपको निवेदन करना है। निवेदन करना समझते हो ना, आप एडवोकेट हो, आप जब भी कोर्ट में जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब आप निवेदन करते हो। निवेदन करना आपको आना चाहिए, सर ये जो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आपको बताना है, सर ये जो आपने क्वेश्चन डिलीट कराए हैं, हमने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, आपने माना भी कि ये सवाल गलत है और आपने हटा भी दिए, तो सर हमको इनके ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। आपने अब तक इतना चेंज कर दिया है, यानी कि अब तक आपने क्या क्या चेंज किया है कि अब तक आपने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, 40% से 45% कर दिया,
और आपने क्या किया, फाइनल सेमेस्टर वाले और फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों को अपीयर कर अलाउ कर दिया एग्ज़ाम के लिए, और आपने बहुत सारे चेंजेस किए। तो एक चेंज और सही, अगर आप ये प्रयास करते हो तो आपका प्रयास सही दिशा में है। मिल सकता है ना, गलती बीसीआई कर रही है तो बीसीआई गलती कर रही है तो उन सवालों के फिर ग्रेस मार्क्स भी आपको मिलने चाहिए ना। तो आप अगर प्रयास करोगे तो आपको ही मिलेगा ग्रेस मार्क्स। और बॉर्डर लाइन पर जो ये स्टूडेंट है 44 आ रहे हैं, 43, 42 आ रहे हैं, जिनके 38, 37 आ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स के जरिए पास हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। देखो अभी ऑब्जेक्शन विंडो में पैसे दोगे, फिर रीचेकिंग होगी उसमें पैसे दोगे, फॉर्म भरा उल्टा उसमें पैसे दोगे, फेल हो गए तो फिर से फॉर्म भरोगे तब और पैसे देने। मतलब कि ये तो एक तरीका का, मैं मानता हूँ कि एक तरह का ये सही नहीं है। ठीक है, अगर आप लॉफुल मैनर में और सभी भाषा में अगर मेल करते हो तो प्रयास करोगे तो आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल सकते हैं। अब जानते हैं OMR शीट में मिस्टेक करने वालों का डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। अब बात करेंगे OMR शीट में गलतियाँ करने वाले कैंडिडेट के बारे में। पहली बात तो मैंने अब बोले सर रोल नंबर गलत भर दिए, सर बुकलेट कोड सही नहीं भरा, सर ये हो गया, सेंटर कोड सही से नहीं भरा, लिखा तो सही से लेकिन जो सर्कल है वो सही से नहीं किया। तो आपको जब मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे एग्ज़ाम से पहले, अच्छे से मैंने कहा था कि एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, 10 या 15 मिनट लग जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OMR शीट को अच्छे से फिल करना। तब आपने मेरी बात को सुना भी नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया होता उस समय तो आपको ये नौबत नहीं आती। अब इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। डाउट आपके हैं, सबसे पहला डाउट आप क्या आ रहा है, सर रोल नंबर गलत फिल हो गया। अब हो गया गलत फिल तो कंप्यूटर चेक करेगा नहीं, कंप्यूटर चेक नहीं करेगा तो रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ठीक है, सुन लो। अब उसके बाद आते हैं बुकलेट कोड गलत फिल करने वाले हैं, जिन्होंने बुकलेट कोड A, B, C या D सही से फिल नहीं किया है, सही से फिल नहीं किया है या फिर बबल्स या सर्कल गलत फिल कर दिया है। ठीक है, तो कंप्यूटर चेक नहीं करेगा, जब कंप्यूटर चेक नहीं करेगा तो रिजल्ट रुक जाएगा। फिर वो आते हैं सेंटर कोड वाले, सेंटर कोड से सही से फिल नहीं किया, पहले काट दिया फिर कर दिया, तो फिर आपका रिजल्ट रुकेगा। ठीक है, फिर आते हैं डिक्लेरेशन नेम वाले, डिक्लेरेशन में नाम नहीं लिखा या साइन नहीं किया, उनका चल जाएगा, सुन लेना फाल, उनका चल जाएगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है, वो वाली कैटेगरी तो उनका दिमाग अभी तो डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिन्होंने नाम नहीं लिखा है या साइन नहीं किए चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बुकलेट कोड सही से फिल नहीं किया, सेंटर कोड सही से फिल नहीं किया या फिर रोल नंबर सही से फिल नहीं किए हैं, उनका रिजल्ट रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, ये बात अलग है कि बाद में एक पैनल बिठाया जाएगा जो मैनुअली चेक करेगा OMR शीट को और रिजल्ट बाद में आएगा, विथ हेल्ड करके रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा लेकिन बाद में आएगा, लेकिन एक बार के लिए रुकेगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं वाइटनर वालों की। मैंने जब मना किया था बार बार वीडियो में कि वाइटनर यूज़ मत करना, पता नहीं कौन से यूट्यूब वीडियो देख के जाते हो, वहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको साफ तौर पर मना किया था कि वाइटनर यूज़ मत करना, फिर भी आप वाइटनर यूज़ करके आते हो। आप कहते हो सर सब ठीक है, 75% मार्क्स आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन वाइटनर यूज़ कर दिया। तो वाइटनर प्रोहिबिटेड था भाई, कैसे यूज़ कर दिया आपने? जब मना किया था कि वाइटनर यूज़ मत करना, अगर गलती से गोला गलत भरा जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, विथ हेल्ड हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन अगर वाइटनर यूज़ कर दिया तो डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अब इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप मेल कर दो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर, और BCI पर मेल करते हो और BCI को ठीक लगता है तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, ये डाउट आपके क्लियर हो गए जो OMR शीट में गलतियाँ करके आए थे। बहुत सारी गलतियाँ की थी OMR शीट में, उनका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ये फिल हो गया, ऐसे फिल करनी थी ना आपको अच्छे से। यहाँ पर आपको क्या करना था, रोल नंबर सही से फिल करना था। सबसे पहले तो आपको रोल नंबर सही से फिल करना था। अगर ये नहीं किया है तो रिजल्ट विथ हेल्ड हो जाएगा। ठीक है, बुकलेट कोड ये होता है, ये यहाँ पर A, B, C या D जो सेट दे रखे हैं उसमें आपको अपना जो सेट आया था आपके क्वेश्चन पेपर पर वो सेट डालना था यहाँ पर। फिर यहाँ पर सेंटर कोड फिल करना था,
फिर यहाँ पर लैंग्वेज फिल करनी थी। फिर आपको यहाँ पर ये नेम और डिक्लेरेशन वाले इनके इनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट होगा इसका, इनका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने यहाँ गलती की है और यहाँ पर की है सेंटर कोड में, लैंग्वेज में, इनका रिजल्ट एक बार के लिए रुक जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर की का मतलब क्या होता है कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है 28 दिसंबर को और अभी ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है। आप चाहो तो सवालों पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और किए भी जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी करता है कोई बात नहीं है। अगर इतने सारे स्टेट है, उन स्टेट में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से भी ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं तब भी ऑब्जेक्शन तो हो ही जाएंगे। वो तो आप नहीं करोगे तब भी ऑब्जेक्शन रेज हो जाएंगे, ये कोई इश्यू नहीं है। और बात ये कि रिवाइज आंसर की क्या होती है, अब ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे EIB 18 की रिवाइज आंसर की जारी की थी वैसे ही आपकी EIB 19 की आंसर की जारी करेगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा, ऐसे येलो पोर्शन होगा, इसका मतलब आंसर चेंज किए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये आपको समझना है, आंसर चेंज हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, ऐसे लिखा होगा तो ये तो आप पढ़ के भी पता चल जाएगा आपको कि डिलीट हो गए हैं, डिलीट कर दिए इन्होंने, कर दिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कुछ आपकी रिवाइज आंसर की आएगी और इसी के जस्ट बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कितने सवाल विड्रॉ होंगे। देखो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ EIB 18 की, तो उन्होंने क्या किया था, 7 सवालों को विड्रॉ किया था। मैं अभी आपको गिना देता हूँ। ये पहला सवाल, ठीक है, ये दूसरा, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ठीक है, 2 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और ये 7 सवालों को विड्रॉ किया था और उसके बाद इन्होंने चेंज किए हैं आंसर। मैं भी आपको बताता हूँ, ये पकड़ लो, यहाँ से एक सवाल ये चेंज किया, आंसर चेंज किया, फिर यहाँ पर 2 और फिर 3 और ये 4 और 5, यानी कि 5 सवालों में आंसर चेंज हुआ है और 7 सवालों को विड्रॉ किया है, यानी कि डिलीट किया है, पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। तो ये रेशियो रहा था, यानी कि 12 सवालों में चेंज हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो 12 सवालों में चेंज हुआ था, यानी कि 88 क्वेश्चन ही सही आए थे। तो इस बार क्या होगा देख लो, हो सकता है कई बार EIB 17 में क्या हुआ था, आंसर में ये भी हो गया था जैसे A and B, यानी कि दोनों आंसर सही है। मैं आपको बताता हूँ अभी, ये EIB 17 की रिवाइज आंसर की है। इसमें इन्होंने क्या किया, ये डिलीट लिखा है, ठीक है, ये डिलीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में A and C, यानी कि जिसने A भरा है वो भी सही है, जिसने C आंसर दिया है उसका भी सही है। तो ये भी इन्होंने किया था, इस बार ये भी हो सकता है। फिर बात करते कट ऑफ की। कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते सर कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ सीधी सी बात है, आपको समझना चाहिए, मैं आपको भी बता देता हूँ, समझना चाहिए। 45% बोल रखा है जनरल OBC के लिए तो 45 ही रहेगा, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% है तो 45 ही रहेगा, यानी कि यही कट ऑफ है आपकी। 100 में से 45 नंबर लाने हैं जनरल OBC के लिए पास होने के लिए, ये कट ऑफ है बस। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, ये उनके लिए कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है मैं अभी आपको बताऊंगा। EIB 17 तक जनरल OBC के लिए 40% कट ऑफ थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% कट ऑफ हुआ करती थी। लेकिन EIB 18 से इन्होंने चेंज कर दिया, जनरल OBC के लिए 45% कर लिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% यहाँ से हटा के 40% कर लिया, और यह बढ़ा करके 45%
कर दिया। ये आपके सामने है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कट ऑफ रहती है, यानी कि 100 में से आपको इतने नंबर लाने हैं। 100 नंबर का आपके पेपर होता है, तो जनरल वालों को और ओबीसी वालों को 45 मार्क्स लाने ही हैं पास होने के लिए। 44 भी आते तो फेल हो। उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 40 नंबर लाने ज़रूरी है, ठीक है। 39 लाओगे तो फेल हो जाओगे। ये आपका डाउट क्लियर। उसके बाद अब कट ऑफ को समझना है तो समझ लो कि क्या। अब जैसे AIB 18 का मैं एग्जांपल लूँ, तो AIB 18 की बात करें, 18 में क्या हुआ था, 7 सवालों को उन्होंने विड्रॉ किया था, यानी कि 93 क्वेश्चन बच गए थे। तो वहाँ से फिर उन्होंने कट ऑफ निकाली जनरल OBC के लिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने वही क्राइटेरिया था 45% और 40%, तो वही इन्होंने अपनाया। यहाँ पर इन्होंने कर दिया 42 मार्क्स और यहाँ पर इन्होंने कर दिया था 37 मार्क्स। तो 93 से जो कट ऑफ आई 45% निकाला इन्होंने, और वही कट ऑफ रही। अब यही होता आया है अभी तक, तो यही होगा। तो इसमें तो आप अपना थोड़ा सा माइंड लगा लोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। फालतू वीडियो देखने की मतलब भी ज़रूरी भी नहीं है कि आप यूट्यूब वीडियो देख करके मिसगाइड हो जाओ, ठीक है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी रिवाइज आंसर की आएगी उसके बाद जो भी सवाल डिलीट होते हैं, मान लो 3 सवाल डिलीट हो गए हैं, तो 97 से आपको कट ऑफ निकालनी है अपनी, समझ गए। सीधा परसेंटेज निकालना है, जो बन रहा है वही आंसर आ जाएगा आपके सामने, कट ऑफ निकल के आ जाएगी। तो ये कट ऑफ का ये मेथड रहता है। अब कट ऑफ के बारे में क्या कह सकते हैं। अब इस बार अगर आप, मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्शन के पैसे लग रहे हैं और इतने सारे चेंज किए, तो ग्रेस मार्क्स और दे दे तो बहुत बढ़िया बात है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बस यही आपको देखना है। AIB 19 की बात करें तो मान लो अगर वो 5 सवालों को डिलीट करते हैं, तो फिर 95 क्वेश्चंस पे आके मामला अटक जाएगा, 95 मार्क्स पे मामला अटक जाएगा। फिर क्या करना है, जनरल OBC के लिए 45% निकालना है, तो जो बन जाएगा मेरे हिसाब से 43 मार्क्स आ जाएंगे। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके लिए 40% निकालना है, तो इनके लिए हो जाएगा 38 मार्क्स, यानी कि 38 पर ये पास हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले, 43 पर जनरल OBC वाले पास हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 19 का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट आने में 1.5-2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। और अपना प्रोसीजर कैसे फॉलो करता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, उसके बाद अभी विंडो ओपन है ऑब्जेक्शन के लिए, तो ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगी। उसके बाद में रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उन बच्चों का जिन्होंने OMR शीट में कोई गलती नहीं की है, ठीक है। उसके बाद रीचेकिंग के लिए विंडो ओपन होगा, रीचेकिंग के लिए विंडो ओपन किया जाएगा, और फाइनल उसके बाद में उनका भी रिजल्ट दे दिया जाएगा रीचेकिंग वालों का। उसके बाद में विथ हेल्ड वालों का, जिन्होंने OMR शीट में गलतियाँ की है, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट में सबसे बढ़िया बात कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अधिवक्ता बनने का प्रमाण पत्र जारी कर देगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये प्रोसीजर रहता है, तो टाइम लगेगा थोड़ा, 1.5-2 महीने तो लग ही जाएंगे, इतना तो आपको वेट ही करना रहेगा। और अभी ये लास्ट वीडियो 2025 का और 24 का, 25 आ जाएगा अभी कल से। और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। अभी 2024 में आपने बहुत बढ़िया अचीवमेंट प्राप्त की है और बहुत बढ़िया सबने किया है परफॉर्मेंस। 2025 में भी आप अपना टारगेट सेट करो, जुडिशरी, APO, जो भी आपका टारगेट है एक टारगेट सेट कर लो। एडवोकेसी फील्ड में जाना है तो वो भी सेट करो कि मेरे को नीयत से, ईमानदारी से एडवोकेसी करनी है। तो अगर नीयत और ईमानदारी से करोगे ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये आप 2025 में आपके लिए मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं है कि आप जिस भी फील्ड में जाओ आपको सफलता मिले निश्चित तौर पर, ठीक है। चैनल से जुड़े रहना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा।
आपके सारे डाउट अगर कहीं आ जाएं तो मैंने इसी वीडियो में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया है और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। आपके अगर कोई डाउट है, आपको कहीं पर गाइडेंस चाहिए, घर पे बैठ करके जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा। तो आपको ऐसे मतलब अपना टारगेट सेट करना है, एक सेट करना टारगेट, गोल क्या है, अचीवमेंट क्या है, क्या आपको प्राप्त करना है टारगेट, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर जुडिशरी में जाना है तो जुडिशरी वाले अपनी तैयारी रखें, जारी रखें, और एडवोकेसी में जो छात्र जाएंगे कैंडिडेट्स, तो वो भी अपनी तैयारी करते रहे, साथ में पढ़ते रहें, और पढ़ोगे तो नॉलेज गेन होगा, नॉलेज गेन होगा तो अच्छे से एडवोकेसी कर पाओगे। सेकंड बात ये कहनी थी मैंने आपको कि ये जो अभी शिक्षा का जो व्यापार हो चुका है, ठीक है, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज खरीदने के लिए यूट्यूब से बताया जाता है कि 1 लाख रुपए का कोर्स खरीदो, 85,000 का कोर्स खरीदो। हर किसी के पास में पैसे नहीं होते हैं, तो शिक्षा का व्यापार करने वाले लोगों से दूर रहना। और इनका ऑनलाइन बैच, मैं नहीं कहता खरीदो मत खरीदो, वो आपकी इच्छा, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रताएँ हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने माइंड में सोचना है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप पढ़ पाओगे तब खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको, होता क्या है वैसे आरजेएस और जुडिशरी में एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इसका ही सिलेबस होता है। अगर आपने एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर को अच्छे से पढ़ लिया, ब्रेक पढ़ना सीख गए, और केस लॉस का आपको अच्छे से अपडेट हो आप, साथ में आपकी हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, और इतना ही जहाँ तक हो, ये आपका रहता है पोर्शन, मेन पोर्शन आपका ये। और लॉ का पोर्शन जो है वो यही रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर लॉ का। तो अगर लॉ फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक का भी आप मान के चल सकते हो कि ये भी पोर्शन रहेगा। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही सब पढ़ाया जाएगा। बस आपको डीप में जाके पढ़ना है, बेरेक पढ़ना है, बेरेक से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है, बेरेक से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ ज़रूरत पड़े आप मुझे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं ऑनलाइन क्लासेज लेता रहूँगा यूट्यूब पर, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। 2025 के लिए, नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं, और ये जो 2025 आए उसमें आपको बहुत सारी सफलताएं मिले। धन्यवाद।